वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और इसमें हम पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड पेपर में काफी बार पूछा जाता है। हमने इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करा दिया है। इन दोनों में से कोई एक पूछने की मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है। वो था गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और आज हम करने वाले हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये हमारे पास एक क्या है, गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, मैंने माना कि एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, अब जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 जो कि विरल मध्यम है n1 और ये है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 जो कि सघन मध्यम है। क्या है? सघन मध्यम है। अब इस गोलीय उत्तल पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र, देखो इसका वक्रता केंद्र कहां होगा? ये जो गोलीय पृष्ठ ऐसा है ना, इसको मैंने यहां से काट दिया तो यही तो गोलीय पृष्ठ बना है, तो इसका वक्रता केंद्र लगभग कहां होगा? यहां पर। तो मैंने माना कि इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो लगभग कहां पर होगा? यहां पर। और इसका वक्रता केंद्र क्या है? C है। क्या यहां तक क्लियर है? इसका वक्रता केंद्र C है। अब मुख्य अक्ष पर, गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। एक बिंदु वस्तु क्या है? O है। अब O से, अब ध्यान से एक चीज सुनना मेरी बात, जब भी हम किसी पर लंब डालते हैं ना, जैसे इससे पहले लेक्चर में बताया कि ये अगर हमारे पास एक वृत्त है, अगर मान लो इस पर तुम्हें लंब डालना है तो लंब कैसे डाल सकते हो? जो त्रिज्या होता है ना, तो त्रिज्या के ही दिशा में आगे क्या डाला जाता है? लंब। तुम कहीं से इसका कहीं पर भी त्रिज्या लो और उसी पर क्या डाला जाता है? लंब। तो अगर मान लो ये त्रिज्या, इस पे लंब खींचना है तो ये लंब, मतलब त्रिज्या के साथ जो खींचा जाता है वो उसका क्या होता है? लंब होता है। शेप ये वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र से अगर मैं इस पर लंब डालूं तो देखो वक्रता केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और त्रिज्या से क्या डाला जाता है? त्रिज्या से डाला जाता है लंब। तो मैंने मान लिया कि ये जो लंब है ये क्या है हमारे पास? सी ए एन है। इस बिंदु को मैंने ए मान लिया और इसको एन मान लिया। अब मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ है। अब बिंदु वस्तु O से एक पहली प्रकाश किरण क्या होता है कि पृष्ठ के बिंदु HP S डैश पृष्ठ के बिंदु A पर अपतित होता है। किस पर अपतित होता है? A पर अपतित होता है। अब हम जानते हैं कि ये प्रकाश अपतित प्रकाश किरण है और ये विरल मध्यम से सघन मध्यम में जाता है। तो जब भी कोई अपतित प्रकाश किरण विरल मध्यम से सघन मध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुकता है। तो मैं कहूंगा कि ये जो किरण है ये सीधा ना जाके थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर झुक जाएगा। ये अविलंब की ओर क्या हो गया? झुक गया। इसको मैंने क्या माना? बी। क्या इतना क्लियर है? अब इतना ध्यान से सुनना। अब देखो जो अपतित किरण है ना, ध्यान से सुनना, अपतित किरण कौन है? ओ ए, वो अविलंब के साथ अल्फा कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है? अल्फा कोण। और जो अविलंब है, ध्यान से सुनना, जो अविलंब है वो मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। क्या कोण बनाता है? गामा कोण। अब दूसरी प्रकाश किरण, बिंदु वस्तु O से दूसरी प्रकाश किरण OP की दिशा में किस पर? HP S' पृष्ठ पर अब लंबवत गिरती है तथा वो सीधी चली जाती है। अब जब दोनों अपवर्तित किरण को, पहली और दूसरी अपवर्तित किरण को, मैंने माना जो दूसरी अपवर्तित किरण है वो पृष्ठ पर लंबवत गिरती है और सीधा निकल जाती है ना, ये, तो इसको मैंने माना कि ये Q है। क्या है? Q है। तब अब ध्यान से सुनना, अपतित किरण और अपवर्तित किरण, कौन सी? दोनों अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु I पर मिलती है। कहां मिलती है? मुख्य अक्ष के किसी बिंदु I पर मिलती है। ये इस बिंदु पर मिल रहा है। तब मुख्य अक्ष और ये बिंदु वस्तु, ये I जो है ना, ये बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। तब आई ए और मुख्य अक्ष के बीच बनने वाला कोण जो है वो बीटा कोण है। कौन सा कोण है? बीटा कोण है। अब ध्यान से समझना, हम जानते हैं
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? अपतन कोण, अपवर्तन कोण आई, ओ सॉरी अपतन कोण आई। अब ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण आर। अब ध्यान से सुनना, जितना कोण ये है ना उतना ही क्या होगा? यही होगा आर, अपवर्तन कोण आर। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि ध्यान से सुनना, ये हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। दूसरी किरण, ध्यान से सुनना, दूसरी किरण जब पृष्ठ एश के लंबवत गिरती है तो सीधी चली जाती है। अब जैसे मैं इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाता हूं तो ये आई डैश पर मिलती है। अब आई डैश पर जो मिलती है तो ये प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब ध्यान से देखना, प्रतिबिंब कहां से कहां तक है? जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी किरण कहां से कहां, आपतित किरण कहां से कहां तक है? ए से आई। तो अपवर्तित किरण का काम कर रहा है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब मैं बिंदु ए से, कहां से? बिंदु ए से किस पर? मुख्य अक्ष पर लंब डालता हूं। जब मैं बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर लंब डालता हूं तो इस लंब की जो ऊंचाई होती है या लंबाई होती है वो am होता है। इसको हम क्या मानते हैं? स्मॉल h मानते हैं। क्या मानते हैं? स्मॉल h। उस कंडीशन में जो वस्तु की दूरी होगा, ध्यान से देखना, वस्तु की दूरी, वस्तु कहां है? ये है ना, तो हमेशा वस्तु की दूरी कहां से ली जाती है? ध्रुव से ली जाती है। कहां से? ध्रुव से। तो वस्तु की दूरी को यहां से यहां तक हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की दूरी कहां से कहां तक ली जाएगी? यहां से यहां तक। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कहां से कहां तक? यहां से यहां तक ली जाएगी। अब हम जानते हैं ध्रुव से बाई और सभी दूरियां किसकी ली जाती है? माइनस की, यानी कि वस्तु की जो दूरी होगी वो किसकी होगी? माइनस की। ठीक उसी प्रकार ध्रुव से सभी दूरियां बाई दाई और किसकी ली जाती है? प्लस की। तो जो वक्रता त्रिज्या है उसकी दूरी देखो कहां से कहां तक होगा? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होगा। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये दूरी किसका होगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव से दाई ओर है। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखना अब कि माना इसको अगर तुम्हें लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि अभी लैंग्वेज लिखने जाऊंगा तो वीडियो काफी लेंथ हो जाएगा और बोर्ड भी इसके लिए शॉर्ट पड़ जाएगा। तो अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो कैसे लिखना है वो देखो। माना एच पी एच डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तन के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तन के सघन माध्यम से क्या करता है? अलग करता है। गोलीय उत्तल पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जिससे चलने वाली पहली प्रकाश आपतित किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होता है तथा अपवर्तन के पश्चात अविलंब CAN की ओर झुक जाती है। दूसरी प्रकाश किरण पृष्ठ के लंबवत गिरती है जो सीधे निकल जाती है। अब इन दोनों अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु आई डैश पर मिलती है जो बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। तब अपतन कोण O, ध्यान से देखना, अपतन कोण OAC और अपवर्तन कोण BAC है तथा वस्तु की दूरी माइनस का U, प्रतिबिंब की दूरी माइनस का B और वक्रता त्रिज्या क्या है? प्लस का R है। तो ऐसे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? माना अपतन कोण, जहां तक मैंने लैंग्वेज बोला जस्ट उसके बाद लिखना है। माना अपतन कोण क्या है? अपतन कोण है हमारे पास OAC और वो क्या है? I। अपवर्तन कोण क्या है?
बी ए सी, बी ए सी क्या है, आर है। वस्तु की दूरी क्या है, पी से ओ, पी ओ जो है वो वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी किसका लिया जाएगा, माइनस का। प्रतिबिंब की दूरी पी आई है, पी आई जो है वो किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस के भी। और वक्रता त्रिज्या कितना है, पी सी कितना है, प्लस का आर, क्या है, प्लस का आर। अब ध्यान से देखना, माना माना ओ ए, ओ ए, आई ए तथा सी ए अविलंब के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती हैं। माना ओ ए, आई ए तथा सी ए तथा सी ए अविलंब से, ओ सॉरी लंब क्या कह रहा, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से अल्फा कोमा बीटा तथा गामा कोण बनाती बनाती है। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है? तब ध्यान से देखना, तब हमारे पास एक देखो हमारे पास एक समकोण है ओ, ध्यान से देखना, ओ सी ए। अब यहां पे ओ सी ए में देखो, ओ सी ए में ये जो अपतन कोण है ना, ध्यान से देखना, ये जो अपतन कोण है ना वो अल्फा और गामा कोण के योग के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ोगे जितना आएगा अपतन कोण भी उतना ही होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि समकोण ओ सी ए में जो अपतन कोण आई है वो अल्फा और गामा के योग के बराबर है। ये समीकरण क्या हो गया, एक। अब दूसरा समकोण क्या हमारे पास, दूसरा समकोण आई सी ए, कौन सा है, आई सी ए। आई सी ए में जो ए में अपवर्तन कोण है, कौन है, अपवर्तन कोण है, वो किसके बराबर होगा, बीटा और गामा के बराबर होगा। बीटा और किसके, गामा के, सॉरी यहां पर गामा होगा, अल्फा और गामा, बीटा और गामा के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकंड। स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के नियम अनुसार हम जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां पर क्या लगता है, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 माइनस N2 बाई N1। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, N बराबर N2 बाय N1। क्लियर है? तब यहां से अगर मैं तिरछी गुणा करूं तो यहां से N1 साइन आई और N2 साइन आर होगा। क्या इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं, यदि मैं व्यास को छोटा करता हूं, ध्यान से सुनना, इस व्यास को मैं दबा के छोटा करता हूं तो ये जो बिंदु बी है, अगर एस उठकर यहां पे आ गया और एच डैश उठ के यहां पर आ गया तो जो ए है ना ये उठकर कहां आ जाएगा, यहां लगभग यहां आ जाएगा ना। तो मैं कहूं क्या कहूंगा कि यदि व्यास छोटा हो, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव के समीप होगा। और इस कंडीशन में अगर ए यहां पर है, ध्रुव ये जो है ध्रुव के समीप है, तो देखना ये अपतन कोण आई और अपवर्तन कोण ये भी क्या होगा, छोटा होगा। तब अपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर को हम रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं, रेडियन में। तो देखो यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो ध्रुव सॉरी बिंदु ए ध्रुव पी के समीप समीप होगा। तब तब आई
आई व आर भी छोटा, आई व आर भी छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। तो आई व आर को रेडियन में, रेडियन में नापे जाते हैं, रेडियन में नापे जाते हैं। ठीक है, अगर अब ये आई और आर छोटा होगा तो आई व आर को रेडियन में नापा जाता है, किसमें, रेडियन में नापा जाता है। क्लियर है। तब मैं कह सकता हूं, अगर जैसे ही ध्यान से सुनना, क्या होता है कि जब मैं बैच को छोटा कर रहा हूं, छोटा करने पर ये आई जो बहुत छोटा हो जाता है, आर भी छोटा हो जाता है, तो अपतन कोण का जया जो साइन आई है, उस साइन आई का मान अपतन कोण आई के मान के बराबर होगा। सेम अपवर्तन कोण की जया साइन आर का मान बिल्कुल आर के मान के बराबर होगा। तब मैं उस कंडीशन में साइन आई को आई के बराबर और साइन आर को आर के बराबर लेते हैं। तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें रखो जरा, तो n ये क्या हो जाएगा, n1i और ये n2i हो जाएगा। क्या n2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आर की जगह पर r हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या i और r का मान हमारे पास है, तो समीकरण 1 व 2 से i व r का मान रखने पर समीकरण किससे, 1 व 2 से आई व आर का मान रखने पर, मान रखने पर रखो जरा। तो जैसे तुम ये वैल्यू रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ n1 और i का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा बराबर n2, इसका मान क्या है, बीटा प्लस गामा। ठीक, अब यहां से इसको गुणा करो, n1 अल्फा प्लस n1 गामा, n2 बीटा प्लस n2 गामा। अब क्या करो कि n गामा गामा को एक तरफ कर लो और अल्फा बीटा को एक तरफ कर लो, तो गामा उठ के इधर जाएगा और ये उठकर इस साइड आएगा। तो ये प्लस का जब उधर जाएगा माइनस का, ये प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का। तब उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये n2 बीटा इधर आ रहा है ना, तो किसका आएगा, माइनस का, n2 बीटा। इधर ऑलरेडी कौन है, प्लस का n1 अल्फा ऑलरेडी इधर है, एक मिनट, हाँ n1 अल्फा प्लस का ऑलरेडी इधर है। अब जब इधर ऑलरेडी कौन है, n2 गामा है, और n1 गामा जब गया तो माइनस का n1 गामा। उस कंडीशन में n2 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर, यहां से क्या कॉमन है, गामा कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 गामा। इन दोनों से गामा कॉमन है, तो गामा क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसको क्या मानो, समीकरण 3, क्या मानो, समीकरण 3। अब बैच छोटा माना गया है, अगर बैच छोटा माना गया है तो बिंदु अगर ए, ध्यान से सुनना, बिंदु ए और एम अगर मान लो ए उठकर यहां आ गया तो एम उठकर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। उस कंडीशन में ये जो लाइन है वो यहां आ जाएगा और ये जो लाइन है वो भी यहां आ जाएगा। तो मैं कहूंगा अल्फा बीटा गामा भी छोटा होगा। तब अल्फा बीटा गामा अगर छोटा है तो उस कंडीशन में देखो, यहाँ पे क्योंकि मुझे ये दूरी और ये दूरी दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये लंब बट्टे आधार tan थीटा लग रहा है ना। देखो तीनों में मुझे इस भुजा से कोई मतलब नहीं, मुझे इसकी ऊंचाई दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखा है, तो लंब बट्टे आधार सेम इसके लिए, प्रतिबिंब के लिए भी लंब बट्टे आधार और वक्रता केंद्र के लिए भी लंब बट्टे आधार। तीनों कंडीशन में मुझे tan थीटा मिल रहा है। अगर tan थीटा मिल रहा है तो अगर कोण छोटा हो रहा है तो जो tan थीटा, sin थीटा और सॉरी tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा भी छोटा होगा। तो बैच छोटा माना गया है, इसलिए अल्फा कॉमा बीटा व
गामा भी छोटा छोटे होंगे, छोटे होंगे। क्या इतना क्लियर है? वह छोटा माना गया है, इसलिए अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। तब ध्यान से देखना, तब जो अल्फा है वो किसके, टेन अल्फा था ना, क्या था, टेन अल्फा था। तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है, ए से एम, और आधार क्या है, आधार एम से ओ। क्योंकि जो एम ओ है, जब बैच छोटा होगा तो एम, देखना एम ओ जो होगा वो एम किसके, ये जो एम है वो पी के पास आ जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो एम ओ है, एम ओ है, वो किसके बराबर हो जाएगा, लगभग पीओ के बराबर हो जाएगा। तब उस कंडीशन में जो एम तो एम ही रहेगा, लेकिन एमओ जो है वो पीओ के बराबर हो जाएगा। एम की ऊंचाई एच, पीओ की दूरी देखो हमने ऑलरेडी ले रखा है माइनस का यू। सेम एच मुझे बीटा लेना है, बीटा किसके बराबर, टेन बीटा के बराबर। तो जब मैं बीटा ले रहा हूं तो देखो लंब कितना है, एम, और जो आधार है, आधार क्या है हमारे पास, एम एम आई, एम आई। क्योंकि हम जानते हैं जो एम आई है वो, आई एम उठ के अब कहां शिफ्ट हो गया, पी के पास, तो एम आई अब क्या हो जाएगा, पी आई। तो ए एम बट्टे पी आई क्या जाएगा, पी आई। अब ए एम एच ही है, और जो पी आई है, पी आई है माइनस का यू है, क्या है, माइनस का यू। अब मुझे गामा लेना है, गामा टेन बीटा बराबर लंब क्या है, ए एम, और जो आधार है, आधार ध्यान से देखना, एम सी, क्या है, एम सी। क्योंकि एम पी के समीप आ गया, तो जो एम सी होगा वो पी सी के बराबर होगा। तो ए एम जो होगा वो पी सी के बराबर होगा। तो ए एम की ऊंचाई एच, और पी सी की वैल्यू आर। अब अल्फा बीटा और गामा का मान ध्यान से देखना, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अल्फा बीटा व गामा का मान, गामा का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, जो अल्फा बीटा गामा का मान है उसको किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखो जरा। तो n2 का देखो, n2 बीटा, बीटा का मान क्या हमारे पास, n2 गुणे बीटा का मान जो है हमारे पास वो है h अपॉन माइनस का v, प्लस कौन है, n1, और अल्फा का मान कौन है, अल्फा का h अपॉन माइनस का u। क्या, अच्छा ये जब इधर आएगा तो माइनस का आएगा, सॉरी, तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, n2 माइनस का बराबर n2 माइनस n1 गुणे गामा का मान क्या है, h अपॉन r। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये n2 क्या हो जाएगा, h अपॉन v, माइनस n1 h अपॉन माइनस का u, और इसमें h को इधर लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा n2 माइनस n1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बट्टे में r। तो s, अब देखो ध्यान से देखो, इन दोनों से h कॉमन है ना, इन दोनों से h कॉमन है, तो h कॉमन ले लेंगे, तो n2v माइनस ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा n1 u, एक मिनट, हाँ n1 u, और ये h और n2 माइनस n1 नीचे r, s से h कैंसिल। अब s से s कैंसिल, अब ध्यान देना, तो यहां पर ये क्या बचा है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 बाय r। अब n1 से भाग कर दो, दोनों पक्षों में n1 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में n1 से भाग करने पर, भाग करने पर करो जरा, तो ये n2 अपॉन n1, 1 अपॉन क्या हो जाएगा v, माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन u। देखो n1 के नीचे n1 ले रहा हूं, क्योंकि n1 से भाग कर रहा हूं, तो n2 के नीचे nn को एक साथ रख रहा हूं, तो ये n2 इसको भाग करेंगे तो इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा,
n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1। अब देखो क्योंकि हम जानते हैं जो n2 अपॉन n1 है वो किसके बराबर है, n के बराबर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन r। यही है हमारा गोलीय उत्तल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज समझना, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं, अगर इसमें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के फॉर्म में तुम्हें निकालना है तब कैसे निकालोगे अपवर्तन का सूत्र। तब ध्यान दो, जब तुम्हें किसके फॉर्म में, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के फॉर्म में पूछे, तो प्रथम फोकस के लिए प्रथम फोकस को एफ डैश लेते हैं। क्या लेते हैं? एफ डैश लेते हैं। तो देखो ध्रुव से प्रथम फोकस की जो दूरी होती है वो, ध्रुव से प्रथम फोकस की जो दूरी है वो क्या है, एफ डैश है। क्या है? एफ डैश है। ध्रुव से, एक मिनट, ध्रुव से प्रथम फोकस की दूरी क्या है, एफ डैश है। प्रथम फोकस की दूरी क्या है, ध्रुव से जहां पर भी प्रथम फोकस होगा उसकी दूरी कितना होगा, एफ डैश। तो ध्रुव से प्रथम फोकस की दूरी, फोकस की दूरी क्या है, एफ डैश है। तब अगर प्रथम फोकस की दूरी एफ डैश है तो प्रथम फोकस वही है जहां पर वस्तु है, तो मैं कह सकता हूं जो एफ डैश बराबर किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। और उस कंडीशन में देखो ये जो अपवर्तित किरण है और दूसरी किरण है ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनती है। कहां पर बनती है, अनंत पर। तो अब एफ डैश बराबर यू, और u बराबर एफ डैश इस फॉर्मूले में रख दो, और थीटा देखो एग्जाम में पूछे तो यहीं तक बता देना, आगे नहीं बताना, ये बस न्यूमेरिकल के लिए तुम लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पर रख दो, v की जगह पर क्या आ जाएगा, n अपॉन इनफाइनाइट माइनस u की जगह पर 1 अपॉन एफ डैश और n माइनस 1 अपॉन r। अब यहां से ध्यान दो ये टर्म जीरो, जब भी देखो 1 अपॉन में इनफाइनाइट होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बचा माइनस का 1 अपॉन एफ डैश बराबर n माइनस r। यहां से एफ डैश निकालूंगा तो एफ डैश कहां जाएगा, ऊपर, एफ डैश ऊपर, तो और माइनस भी उधर जाएगा तो r माइनस का r ऊपर और नीचे n माइनस 1। ये है प्रथम फोकस के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब द्वितीय फोकस का निकालना है, तो द्वितीय फोकस द्वितीय फोकस को हम एफ से लिखते हैं, किससे, एफ से। तब ध्रुव से द्वितीय फोकस की दूरी क्या होगा, एफ। ये लाइन लिख लेना, ध्रुव से द्वितीय फोकस की दूरी क्या हो जाएगा, एफ। तब अगर ध्रुव से द्वितीय फोकस की दूरी एफ है तो ध्यान से देखना, तब उस कंडीशन में जो द्वितीय फोकस होगा, ध्यान से देखना, द्वितीय फोकस होगा वो अनंत पर होगा। द्वितीय फोकस किस पर होगा, अनंत पर। और जो प्रतिबिंब की दूरी होगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो भी प्रतिबिंब की दूरी होगा वो प्रतिबिंब कहां पर होगा, एफ पर होगा। प्रतिबिंब कहां होगा, द्वितीयक फोकस पर होगा। और उस कंडीशन में जो वस्तु की दूरी, सॉरी एक मिनट, प्रतिबिंब की दूरी एफ पर होगा और जो वस्तु की दूरी होगा वो कहां पर होगा, अनंत पर होगा। तो इस कंडीशन में रखो जरा यहां पे, तो n माइनस क्या हो जाएगा, u की जगह पर क्या, f, और माइनस 1 अपॉन ये इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, n1 माइनस बट्टे r। अब यहां से ये टर्म जीरो, तो बचा क्या, n अपॉन f बराबर n माइनस 1 अपॉन r। क्या इतना क्लियर है? तब यहां से अगर मैं f निकालूंगा, क्या निकालूंगा, f, तो f क्या आ जाएगा, f आ जाएगा कि ये तिरछी गुणा कर दो तो f बराबर एन आर बट्टे में n माइनस 1। ठीक है, तो ये इतना ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम इन दोनों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। अगर मैं f डैश और f का अनुपात निकालूं, किसका, f डैश और f का अनुपात निकालूं, तो f डैश क्या है, माइनस का r अपॉन n माइनस 1, और इसका रखूंगा तो ये n माइनस 1 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, n r। अब r से r कैंसिल, और ये एक उत्तल
किसके लिए, उत्तल के लिए माइनस ले लो, किसका, माइनस से माइनस कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो यहां से अगर मैं एफ डैश निकालूंगा, ओ एफ निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एफ, तो किसके बराबर होगा, वो एन एफ डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एन एफ डैश के बराबर होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।